गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज क्लास 12 दिगंत का चैप्टर 1 जिसका नाम है बातचीत का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और उसके बाद सारांश। इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। चलिए हम जानते हैं लेखक के बारे में, यानी लेखक परिचय के बारे में। कवि नहीं, लेखक हैं जिनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, मृत्यु 20 जुलाई 1914 को और जन्म स्थान इलाहाबाद यूपी में। इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक व्यापारी थे, और माता का नाम था पार्वती देवी। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम पार्वती देवी। तो ये हमारा हो गया कवि का जीवन परिचय। कवि का जीवन परिचय। आगे चलते हैं तो अब हम लोग देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ से अगर आप अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपका लगभग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्लियर हो जाएगा। जैसे बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं? अगर क्वेश्चन पूछेगा बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं, तो भारतेंदु युग के। किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के। दूसरा क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब की? तो 1881 में। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना किस वर्ष किया? 1886 में। लेकिन आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, आपका क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि संयोगिता स्वयंवर की रचना किसने किया? तो लाला श्रीनिवास दास ने। चौथा है बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो एक महान पत्रकार थे, निबंधकार थे और गद्यकार थे। चलते हैं अगले पीपीटी पे। बालकृष्ण भट्ट लगभग कितना लिखे हैं निबंध? तो बालकृष्ण भट्ट लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। कितना निबंध लिखे हैं? 1000। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य का एडिशन और स्टील कहा है। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील के श्रेणी में किसने रखा है? बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील के श्रेणी में किसने रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। किसने रखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से बातचीत करने की शैली सिखाते हैं। यानी इस निबंध में भी हमें सिखाते हैं कि बातचीत कैसे करना चाहिए और कितने व्यक्तियों के बीच में अगर बातचीत होगी तो असल मायने में वो बातचीत होगी। उसके बाद स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश उत्साह पैदा करना होता है। जैसे स्पीच, भाषण जो होता है ना, भाषण जब कोई व्यक्ति देता है तो वो लोगों के यानी श्रोताओं के मन में उत्साह जगाता है, जोश जगाता है ना। जैसे नेता सब करता है, भारत माता की बोलने के लिए कहता है, दोनों मुट्ठी बांध के बोलने के लिए बोलता है, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलने के लिए बोलता है, ताकि लोगों में उत्साह जगे। घरेलू बातचीत मन रमाने के लिए होता है, और जो बातचीत होता है ना वो मन भुलाने के लिए होता है, मन को बहलाने के लिए होता है। चलते हैं आगे। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों तक जानवरों के साथ रहा था और 16 वर्षों तक उसने किसी मनुष्य का मुख नहीं देखा था। किसने? रॉबिन्सन क्रूसो ने। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि किसने 16 वर्षों तक किसी मनुष्य का मुख नहीं देखा था? तो आपका आंसर होना चाहिए रॉबिन्सन क्रूसो। क्या आंसर होना चाहिए? रॉबिन्सन क्रूसो। याद रखिएगा। वेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बताइए किसके अनुसार बोलने से मनुष्य के साक्षात्कार का रूप होता है? तो यहाँ पे आएगा वेन जॉनसन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो जब बोलेगा ना तभी हम उसके बारे में जान पाएंगे कि व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। और एडिशन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर पूछेगा कि कितने व्यक्तियों के बीच में असल बातचीत होती है? किसके अनुसार? तो एडिशन के अनुसार। और कितने लोगों के बीच में असल बातचीत होती है? तो सिर्फ 2। जैसे 2 लोग आपस में जब बात करते हैं ना तो वे दिल खोल कर बात करते हैं, और जैसे कोई तीसरा आता है ना तो टॉपिक चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों उसको सुनाना नहीं चाहते हैं। जब तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। चलते हैं अगले पीपीटी पे।
6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। 6 कान यानी मान लीजिए 1 2 1 2, यानी 2 व्यक्ति जब बातचीत कर रहा है तो 2 तो 4 कान है, लेकिन जैसे ही तीसरा चलता है ना तो जो रहता है भेद, वो भेद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी को फिर जाकर वापस कह ही देगा। चलते हैं आगे। जब 3 लोग एक साथ बात करते हैं तब त्रिकोण बनता है। 3 लोगों के बीच के बातचीत को अंगूठी का नग कहा जाता है। 4 लोगों के बीच के बातचीत को फॉर्मेलिटी कहा जाता है। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 2 लोगों के बीच जो बातचीत होता है उसको क्या कहेंगे? तो असल बातचीत। 2 लोगों के बीच में जो बातचीत होगा उसको क्या कहेंगे? असल बातचीत। 3 लोगों के बीच में जो बातचीत होगा उसको क्या कहेंगे? तो अंगूठी में लगे हुए नग। और जब 4 लोगों के बीच में बातचीत होता है तो उसको फॉर्मेलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मेलिटी। 4 से अधिक लोगों की अगर बातचीत होता है तो उसको राम रमोल कहा गया है ना। राम रमोल यानी नहीं होता है 2 4 5 10 लोग ऐसे बैठे और गप सप मारे, बात हो गया खत्म। 2 बूढ़े लोगों के बातचीत में जमाने की शिकायत होती है। अब चलिए उम्र के आधार पर भी बालकृष्ण भट्ट ने बांटा है कि बातचीत कैसा होता है। अगर 2 बूढ़े व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं तो दुनिया भर की शिकायत ले, फलना के पुतों के देख लू, फलना के बेटी के देख लू, फलना के बेटा के देख लू। इस तरह से 2 नया लड़का अगर कोई है, अभी 21 18 19 20 हुआ तो वो दोनों जो बातचीत करेगा इशारे में है ना, इस तरह से बातचीत। कलर डिसाइड करेगा, लाल तोहर पियर हमर, हाँ इस तरह से डिसाइड करेगा, ठीक है ना। और अगर 25 26 27 28 साल के अगर बच्चा है तो वो किस तरह से बात करेगा कि ये काम करेंगे तो इतना पैसा आएगा, वो काम कर लेंगे तो वहां से इतना पैसा आ जाएगा। तो बालकृष्ण भट्ट ने उम्र के हिसाब से भी बातचीत करने के तरीका को बताया कि अगर 2 बूढ़ा लोग बात करेंगे तो जमाने की शिकायत रहेगी, और 2 सहेलियों की बातचीत में ना रस का समुंदर रहेगा पूरा, यानी रस 10-11 तरह के होता है तो उसके बात में ये रस, जैसे सहेली है तो यहाँ पे आप दोस्त भी मान सकते हैं। जब 2 दोस्त बातचीत करता है 11 12 15 18 साल के, ये मतलब बिना मतलब के भी हंसते रहेगा, उसको लगेगा कि इसमें कुछ नयापन आ गया है। आगे फिर कहते हैं कि 2 बूढ़ियों के बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी होती है ना। कि क्या करती है ना कि जैसे कभी कभी बूढ़ी सब क्या बोलेगी, मतलब दादी दी की उम्र के, कि हमारा दामाद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कैसे भाई? तो मेरी बेटी सुतले रहती है और वो चाय बना लाता है, बर्तन धो देता है, कपड़ा भी धो देता है, कितना अच्छा है दामाद, है ना। बेटी को बहुत मानता है। और फिर वही महिला का शिकायत होता है कि देखो मेरा बेटा कितना नकम्मा है, नालायक है। पूछ देता है कोई, क्यों, कैसे? देखो ना मेरी बेटी बहू जो है सो घर में सुतल रहती है, ये नालायक छोटा खाना बना के देता है, ये कपड़ा धो देता है, ये बर्तन धोता है, इसको शर्म भी नहीं आता है, कुछ इस तरह से। फिर बातचीत करने का अनेक प्रकार है, परंतु सबसे अच्छा प्रकार है अपने से बातचीत करना, खुद से बातचीत करना, स्वयं से बातचीत करना। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक हुनर है जिसको बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सुहृदय गोष्ठी। 25 से अधिक उम्र वाले लोगों की बातचीत में सारगर्भितता होता है, यानी कि गहराई होता है, उसमें चिंतन होता है, ठीक है। 25 से कम उम्र वाले लोगों के बातचीत में दिल बहलाव और ताजगी होता है, जिसमें मिठास उससे 10 गुना ज्यादा। जैसे नहीं होता है 2 दोस्त रहता है, दोस्त पियर तोहर लाल हमर, इतना मजा आता है दोनों दोस्त के ना, कह नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये हो गया आपका क्या चीज, ये आपका था बहुत ही इंपोर्टेंट, ठीक है ना। जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक थे जहां से क्वेश्चन बन सकता था ऑब्जेक्टिव वो। अब हम लोग देख लेते हैं समरी यानी कि सारांश, ठीक है। सारांश देख लेते हैं, सारांश, ठीक है। चलिए कहते हैं बातचीत, अच्छा ये एक बार पूछ भी चुका है, कब पूछा है? तो 2023 में। कब पूछा है? 2023 में, याद रखिएगा। कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। आगे कहता है बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि है, ठीक है। कवि नहीं निबंधकार कहेंगे, ठीक है ना। पूछेगा क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, निबंधकार है? तो भारतेंदु।
कहते इस पाठ में बातचीत करने की उत्तम शैली बताया गया है। कैसा शैली बताया गया है? उत्तम। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को वरदान के रूप में अनेक प्रकार की शक्तियां दिया है, उनमें से एक है वाक शक्ति। क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव ऐसे बनेगा कि मनुष्य के पास बहुत सारी जो शक्तियां हैं उसमें से महत्वपूर्ण शक्ति एक कौन है? तो वाक शक्ति। यदि हमें वाक शक्ति ना हो, यदि हमें वाक शक्ति ना हो, यदि हमें वाक शक्ति ना हो तो सारा सृष्टि गूंगा प्रतीत होता, सब लोग लुंज और पुंज हो जाते हैं। जैसे समझिए कि अगर हमको बोलना ही नहीं होता, बोलने की शक्ति, जैसे अभी अगर बोलना नहीं होता हम आपको कैसे पढ़ाते हैं? ऐसे करके, तो क्या आपको समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते हैं ना। तो वही कह रहा है कि पूरा दुनिया क्या हो जाता है? लुंज पुंज हो जाता है। लुंज पुंज यानी कि विकलांग टाइप के हो जाता है। आगे कहता है अवाक होने के कारण सुख दुख का अनुभव भी नहीं कर पाते। अब मान लीजिए कैसे बतियाते हैं दो दोस्त की, दोस्त वहाँ गेलिए ढ, हाँ काम हो गए काम, बस समझ गया आप दोस्त, समझ गया तो कितना मजा आ जाता है इस सब बात में। तो अगर मान लीजिए बोलने की शक्ति ही नहीं रहती तो आप इस शक्ति से, इस मजा से वंचित रह जाते कि नहीं। फिर आगे कहता है स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों को मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। क्या पैदा करना होता है? जोश और उत्साह। जबकि घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। यानी देखते हैं महिला सब काम धाम अपना कर लेगी दोनों, अब बैठ जाएगी छत पर, सीढ़ी पर एगो ऐसे बैठेगी, मान लीजिए एगो ऐसे सीढ़ी, एगो ऐसे, एगो ऐसे, एगो ऐसे, एगो हियाँ बैठेगी, एगो हियाँ, एगो हियाँ, एगो अब ओकर दो हेरोइत रहेगी, ले है ना, लगेगा जैसे बानर वैसे हेर के, है ना, इस तरह से अब खूब बतियाएगी उस समय, पूरा दुनिया जान का किस्सा हुए समय खत्म कर देगी। आगे है जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहीं बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी है तो अगर उसको जैसे जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए? घूमना फिरना, खाना, सांस लेना, सब चीज, तो उसको बातचीत भी उसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर किसी महिला सबको नहीं देखते हैं, जब खा लेगी और दो चार गो सास उसके हिनाई उनाई नहीं कर देगी, बुराई उराई नहीं कर देगी, उसका पेट के पानी नहीं पचता, एकदम बौखलाए लगे, केकरो से लड़ जाए, और कोई नहीं मिलता है तो फिर रात में तो मिल ही जाता है बेचारा, ले वह ठोका जाता है। आगे है जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। अब देखिए किसी से झगड़ा हो गया है या आप रूठ गए हैं कुछ भी, तो जब तक बातचीत नहीं कीजिएगा तब तक कैसे पता चलेगा? अब मान लीजिए इस दुनिया में कोई प्राणी है, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ बोल देगी, आप पूछिए कि क्या, तो कुछ नहीं, ये तो ठीक है। फिर कुछ तनका देर बाद बोलेगी, फिर पूछिए कथी बोली, नहीं कुछ नहीं, मतलब क्या कि हम तो नहीं समझते हैं, आप समझे? चलिए आगे देखते हैं। वेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये बात जरूर याद रखिएगा, कितना बार क्वेश्चन पूछा है कि किसके अनुसार बोलने से मनुष्य के गुणों का साक्षात्कार होता है। तो वेन जॉनसन के अनुसार, किसके अनुसार? वेन जॉनसन के अनुसार। आगे है एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। अच्छा, एडिसन ने कहा है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में, जबकि जॉनसन ने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के गुण का साक्षात्कार होता है। आगे है 3 लोगों के बातचीत को अंगूठी का नख कहा गया है। 4 लोगों की बातचीत को क्या कहा गया? फॉर्मेलिटी कहा गया है। 4 से अधिक लोगों के बातचीत को ना राम रमौवल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? राम रमौवल। राम रमौवल क्या होता है? तो ऐसी हंसी मजाक ही ठिठी खेला ये सब होता है, ठीक है ना। यूरोप के लोगों में यूरोप, ठीक है ना, यूरोप के लोगों में बातचीत करने की एक कला होती है जिसे ही क्या कहा जाता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अब बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है खुद से बातचीत कीजिए। यह साधनों का मूल है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है। यानी आपको अगर शक्तिशाली बनना है, आपको अच्छे तरह से बातचीत करना है, तो आपको खुद से बातचीत करना पड़ेगा। कैसे बातचीत करना पड़ेगा? खुद से। तो ये था आपका क्या चीज? समरी। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये समरी कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।